हमारा टॉपिक ये है वैद्युत धारिता। इसको इंग्लिश में हम कैपेसिटेंस कहते हैं। हम देखेंगे वैद्युत धारिता होता क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि चालक और अचालक क्या होता है। यदि किसी धातु की छड़ को वैद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम चालक कहते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने कोई चालक है, कोई धातु की छड़ है, उसके दो सिरे हैं, दोनों सिरों पे हम कोई विभवांतर जब इसको विभव देते हैं, इसके दोनों छड़ों के बीच में जो विभवांतर देते हैं तो ये इसमें से धारा प्रवाह होने लगती है। देखिए इस तरह से अगर सर्किट है, हमने एक बैटरी जोड़ी है, कीर है और धारा इसमें से फ्लो हो रही है। उसके लिए या तो हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं या तो अमीटर लगाए हैं। ठीक है, अमीटर हमको धारा की माप देगा और गैल्वेनोमीटर हमको माप और दिशा दोनों देगा कि किस दिशा में धारा हमारी बह रही है। अब ये देखिए, जब धातु की छड़ होगी तो उसमें से जो धारा वो प्रवाहित होगी, तो इस तरह का हम जो होता है इसे हम चालक कहते हैं, इस तरह की छड़ को। और यदि प्लास्टिक की छड़ लगा दी है तो इसमें से धारा प्रवाह नहीं हो रहा, धारा यहाँ से निकल तो रही है लेकिन यहीं पे आके ख़त्म हो जा रही है। यहाँ पे हमको धारा प्रवाहित होती यहाँ पे दिखेगी नहीं अमीटर में या गैल्वेनोमीटर में। तो इस तरह का जो प्लास्टिक या वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अचालक, जिसमें से धारा प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चालक होता क्या है। ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पढ़ा है सिद्धांत इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी धातु में चालन में कारक होते हैं। ठीक है, किसी भी चालक के चालन में कारक होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें कोई भी हमने पढ़ा है कि जो परमाणु होता है, परमाणु में एक सेंटर होता है, इसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक में हमारे पास दो तरह के कण पाए जाते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धन आवेशित होते हैं, और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं वो उदासीन होते हैं। ठीक है, और जितने कोई भी परमाणु जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज है, हमेशा उदासीन होता है। कोई भी परमाणु वो उदासीन होता है, मतलब जितने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब अगर ये हमारे पास इसका 13 इसकी एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या है कि 13 प्रोटॉन है और 13 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये जो नाभिक है जहाँ पे प्रोटॉन्स रहते हैं, यहाँ पे 13 प्रोटॉन होंगे। तो इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर इस तरह से कक्षों में घूमते रहते हैं, और ये नाभिक अपना स्टेबल होता है, स्थायी होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें लगातार इसमें मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जो पहला कोष होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा होगा। तो पहला जो होता है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, उसके बाद वाले में भी 8 होते हैं। लेकिन अब इसमें हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसमें सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले वाले कक्ष में 2 हो गए, तो उसके बाद वाले में 8 हो गए 10। तो बाकी जो 3 हैं वो उसके बाद वाले कक्ष में चल रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इन पे क्या है, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको पकड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा, ये पूरा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकता, तो दोनों पे ये पूरी ताकत से इसको अंदर की तरफ खींचा रहता है। ठीक है, उसी तरह ये भी कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो ये भी अंदर की तरफ ये बंध रहते हैं। ये कुछ ज़्यादा जब एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है तभी ये बंध इलेक्ट्रॉन्स जो वो इसमें से सेल्स में से बाहर आते हैं और वो दूसरे बाहर के कक्ष में आकर मूवमेंट करते हैं। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में यही 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं जो सबसे आखिरी वाले कक्ष में हैं वो ही हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, कि यही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही चालन में
कारक होते हैं। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालन में कारक होते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ के बाहर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेटल में अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है तो वो मेटल के बाहर आ जाएगा। वो उसके अंदर, धातु के अंदर ही स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में चालक का जो व्यवहार है वो हम देखते हैं कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रख देते हैं तो वो किस प्रकार व्यवहार करता है। देखिए, यदि किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह क्षेत्र जो चालक के भीतर है वह बाह्य वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर बनता है, परंतु उसकी दिशा विपरीत होती है। अब देखिए, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाह्य क्षेत्र है वो यहाँ पर एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज एक छड़ है और एक है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इस डायरेक्शन बनेगा। ठीक, यहाँ पे हमने एक बीच में चालक धातु रख दिया। ठीक है, हमने चालक रखा तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जितने भी इस चालक के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर इस साइड में इधर किनारे पे आ जाएंगे, और जो बचे हुए धन आयन जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं तो जो बचता है वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं। तो वो जो धन आयन है वो इधर आके इस नेगेटिव चार्ज के कारण वो इधर आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इधर ये इस किनारे आ गए, ये इस किनारे आ गए। तो अब क्या होगा, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो किस दिशा में बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में। यहाँ का जो बाहर का है वो इस डायरेक्शन में। ये क्या होगा, थोड़ी देर में ये दोनों बराबर हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रहेगी। ठीक है, बाहर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इसको बैलेंस करती हुई बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाएगी इस कंडीशन में, और इसकी जो परिमाण में दोनों समान होंगे, लेकिन दिशा में हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। ठीक है, अब हम वैद्युत धारिता की अभिधारणा देखते हैं। ठीक है, विद्युत धारिता की अभिधारणा क्या होता है, यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है तब उसमें एक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, मान लो कि हमने एक चालक लिया, उसको आवेशित किया तो उसके अंदर एक विभव उत्पन्न होगा। तो जितना हम आवेश डालेंगे उतना ही उसका विभव होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम मान लीजिए कि हमने एक इस तरह का एक ग्लास लिया, इसकी मान लो कि कैपेसिटी 1 लीटर की है। ठीक है, इसमें 1 लीटर हमने पानी डाला। ठीक, तो ये पानी जो है उसको आवेश मान लीजिए, और 1 लीटर इसकी धारिता है। तो इसका जो ये कितना, ये मतलब पानी जो हम डाल रहे हैं उसको आवेश मान लीजिए। ठीक है, और कितना इसके अंदर आता है, कितना अंदर पानी आएगा, वो है 1 लीटर। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, इसका विभव कितना हुआ, 1 लीटर का हुआ। ठीक है, तो यही इसकी धारिता हो गई, है ना। इससे ज़्यादा अगर हम इसमें डालेंगे पानी तो ये छलक जाएगा। ठीक, तो वैसे ही कोई भी चालक है उसकी एक अपनी आवेश इकट्ठा करने की क्षमता होगी। ठीक है ना, तो उसका जितना आप डालेंगे आवेश वही उतना ही उसका विभव आएगा, और मतलब हमने जितना आवेश डाला उतना ही उसका विभव आ रहा है। मतलब Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना हमारा Q होगा आवेश होगा उतना ही उसका विभव होगा। तो जब हम ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का तो उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कांस्टेंट हमने C रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू CV। C क्या है, हमारी चालक की धारिता है। तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं इस तरह से, C बराबर Q/V आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए C जो है वो चालक की धारिता है। C इज इक्वल टू कितना आ गया, Q/V। Q को हम किस में लेते हैं, कूलाम में, V को वोल्ट में। तो कूलाम प्रति वोल्ट बराबर कितना हो जाता है, 1 फैरेड। कूलम प्रति वोल्ट इसका जो मात्रक होगा वो कूलम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसको अगर सिंगल वोल्ट्स में लिखना हो तो क्या आ जाएगा, फैरेड। अब ये देखिए इसकी बीमा जो निकलती है
सी की विमा, कैपेसिटर की जो विमा है वो धारिता की विमा हो जाएगी आपकी m-1 L-2 T⁴ A2। ठीक है, इसकी धारिता अगर हमको याद ना रहे तो हम निकाल भी सकते हैं। Q की हमको पता है, Q बराबर होता है IT, I को हम एम्पियर से लेते हैं तो A आ गया, T समय का है तो AT हो गया, Q का जो विमा है AT हो गई। V जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, V बराबर W/Q होता है। W क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, तो बल का इतना होता है mL/T-2 और इंटू विस्थापन का L होता है अपॉन Q का AT होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, mL/T-3 A-1। ये हमारी V की विमा हो गई। V की विमा यहाँ रख दे रहे हैं हम mL/T-3 A-1। तो ये हमारा जो C की विमा निकल आ रही है, m ऊपर चला जाएगा m-1, L2 जो ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, T-3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये T ये मिला के T⁴ हो जाता है, और एक जब ऊपर ले जाएंगे A⁻⁻1 को तो A और A ये मिला के A2 हो जाता है। तो ये हमारी जो विद्युत धारिता है उसकी विमा हो गई। ठीक है, अब ये देखिए 1 फैरेड बराबर 1 कूलम पर 1 वोल्ट होता है। यहाँ से हम फैरेड के डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलम का आवेश दें तो उस चालक में 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होगा और उसकी धारिता कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। ठीक है, यदि किसी चालक को 1 कूलम का आवेश दें तो उस चालक में 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होगा तथा उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। ठीक है बच्चों।